Hi everyone, this is me Ajidu and you are watching our YouTube channel where we teach the language English in a different way. Today's topic is very important and is often misconcepted. इसमें हमेशा ही लोग गलतियां करते हैं। गलतियां क्यों करते हैं? आज हम उस सिस्टम को और सारे जो सिचुएशन है उसको समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये गलतियां हमसे क्यों होती हैं और उनको अवॉइड करने का या इनको जो है वो सीखने का क्या तरीका है। तो आज का हमारा टॉपिक है और ये हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिपोजिशन। प्रिपोजिशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंग्लिश लैंग्वेज में, क्योंकि जब भी हम कोई सेंटेंस बोलते हैं, फ्रेज बोलते हैं, कोई भी छोटा मोटा सेंटेंस भी बोलते हैं तो हम इसका इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। जहाँ पर भी वर्ब होगा वहाँ पर हमारी प्रिपोजिशन ज़रूर होगी। जहाँ नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, कुछ भी होगा तो प्रिपोजिशन होगी। ठीक है, लेकिन सबसे पहले मैं एक चीज़ ये मैं आपको बयान कर देता हूँ कि भाई पहले तो आपने ये बात सोचनी और समझनी है और जहन में फिक्स कर देनी है कि भाई देयर इज नो फिक्स्ड रूल। मतलब कोई फिक्स्ड रूल नहीं है इसका। जैसे हमने नाउन, प्रोनाउन और इसके कुछ एग्जांपल्स हमने पढ़े थे कि एक तरतीब के साथ, एक रूल के वाइज जो है वो चल रहे होते थे। लेकिन ये जो प्रपोजिशन है ये ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जो किसी बंधे टिके उसूल के तहत नहीं चलता। ये किस तरह चलता है, ये थोड़ी सी मेमोराइजेशन की बात हो गई। मतलब आपको जो भी चीज़ें हैं वो आपको सीखनी, समझनी और याद करनी पड़ेंगी। लेकिन ये होता क्या है, अगर फिक्स रूल नहीं है तो फिर करता क्या है? करता ये है कि भाई ये कोई वर्ड हो सकता है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। ठीक है, यानी कि एक सेंटेंस में एक भी प्रिपोजिशन एक भी हो सकती है और उसमें दो तीन मिला के भी हम लोग करते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, या फिर एक वर्ड होगा या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा। अब क्या करता है? यूज टू लिंक। अब यहाँ पर ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो क्या करता है, यूज टू लिंक। लिंक मतलब कोई कनेक्शन किसी भी चीज से पैदा करता है। यहाँ हम कनेक्शन भी लिख सकते हैं यहाँ पर, यूज टू कनेक्ट और लिंक्ड। ठीक है, किस चीज को कनेक्ट करता है? नाउन को, उसके साथ प्रोनाउन भी आएगा या कोई भी फ्रेज आएगा। फ्रेज मतलब कोई भी सेंटेंस आएगा छोटा मोटा। ठीक है, ये आगे चल के हम फ्रेज को भी डिफाइन करेंगे और लास्ट वीडियो में मैंने थोड़ा सा ब्रीफ दे दिया था इसमें। विद, चले विद नहीं लिखते, बस ये है कि भाई हमारा जो है वो किसी भी नाउन के साथ, प्रोनाउन के साथ या फ्रेज के साथ एक लिंक और कनेक्शन पैदा करता है किसी भी चीज़ का। या फिर हम कहें कि भाई और रिलेशन या कनेक्शन या लिंक। ठीक है, ये मैं आपको थोड़ी सी डेफिनेशंस अपनी तरफ से भी लिखवा देता हूँ ताकि आप डिटेल में समझ जाए। लिंक किसका? ऑफ वर्ब, किसी भी वर्ब का, टू समथिंग। अब समथिंग में कोई नाउन भी आ सकता है, कोई प्रोनाउन भी आ सकता है, कोई का कोई भी चीज़ आ सकती है। मतलब वर्ब का जो है वो रिलेशनशिप। ठीक है, अब रिलेशनशिप हो गया। या फिर हम कहते हैं कि भाई कोई पोजीशन हमें बताई जाती है तो वो भी प्रिपोजिशन के थ्रू। कोई प्लेस हमें मेंशन करनी होती है तो वो भी हमारी जो है वो प्रिपोजिशन। टाइम वगैरह मेंशन करना होता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं वो हमेशा प्रपोजिशन ही शो करती है। बाय द टाइम जब हम सीखेंगे और उनके एग्जांपल्स हम मेंशन करेंगे तो आप समझ जाएंगे किस तरह से प्रपोजिशन यूज होती है। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका कभी कभी ऐसा होता है या अक्सर औकात हमारे जो इंग्लिश सीखने वाले लोग जो हैं वो यूरोपियन कंट्रीज़ को छोड़ के गलतियाँ क्या करते हैं, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाइनीज़ हो, रशियन हो या दुनिया के किसी भी खत्े में हो। गलतियां क्या करते हैं कि वो प्रिपोजिशन जो इंग्लिश में है वो अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। मतलब वो ये समझते हैं कि जो हमारी लैंग्वेज में जो मीनिंग है वो ही इंग्लिश में बोली जाएगी। ऐसा नहीं है। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको उर्दू में लिख देता हूं ताकि आप समझ जाएं कि भाई किस तरह से हम इसको लिंक या मैच नहीं कर सकते हमारी नेटिव लैंग्वेज के साथ। फॉर एग्जाम्पल हम कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं। फॉर जैसे मैं लिखूं ही इज़
इंटरेस्टेड, वो इंटरेस्टेड है, मतलब वो दिलचस्पी रखता है। ही इज गुड, वो अच्छा है, या फिर बैड भी हो सकता है। ठीक है। हम लिखते हैं भाई वो इंग्लिश में इंटरेस्टेड है, इंग्लिश में अच्छा है। अब देखें उर्दू में मैंने दो अल्फाज बोले हैं इनके बीच में आने वाले जो कि सेम है। में मतलब ही इज इंटरेस्टेड डैश इंग्लिश, वो अगर मैं कहूँ कि भाई वो इंग्लिश में इंटरेस्ट रखता है और इंग्लिश में अच्छा है या बुरा है। ठीक है। तो उर्दू में तो हम में कहते हैं, लेकिन यहाँ पर वेरिएशन चेंज हो जाएगी। इंटरेस्ट आएगा तो फिर तो हम इन लिख सकते हैं, लेकिन अगर गुड और बैड की बात आएगी तो वहां पर एट हो जाएगा, लेकिन मीनिंग हमारी उर्दू में वही निकलेगी कि भाई ही इज इंटरेस्टेड इन इंग्लिश, वो इंग्लिश में इंटरेस्टेड है या दिलचस्पी रखता है। ही इज गुड एट या बैड एट इंग्लिश, वो अंग्रेजी में अच्छा है या बुरा है। लेकिन दोनों में हमने मैं इस्तेमाल किया, लेकिन इंग्लिश में हमारी प्रिपोजिशन चेंज हो गई। तो ये मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल दिया ताकि आप समझ पाए कि जिस तरह से इंग्लिश के अल्फाज लिखे जाते हैं तो हमें प्रिपोजिशन को मैच नहीं करना हमारी नेटिव लैंग्वेज के साथ, क्योंकि हो सकता है वहाँ पर कोई और चीज़ हो और हो सकता है यहाँ पर कोई और चीज़ लिखी जाए। ठीक है। तो ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन रहा प्रिपोजिशन का, जो कि लिंक करता है, कनेक्ट करता है किसी भी वर्ब को या नाउन को या प्रोनाउन को या फ्रेज को। ठीक है। और उसमें कुछ चीज़ें हैं जो पोजीशन, प्लेस, टाइम और इस तरह से दिखाई जाती हैं। अभी मैं आपको वन बाय वन, सबसे पहले मैं वर्ब की तरफ नहीं जाता कि मतलब वर्ब का रिलेशन कैसे होता है। ठीक है। मैं सिर्फ आपको पोजीशन और प्लेस और टाइम के हवाले से कुछ ब्रीफ दे देता हूँ ताकि आप समझ जाएं कि कौन कौन से प्रिपोजिशन जो है वो उमूमन हमारी इंग्लिश में टाइम, प्लेस और इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो जाती हैं। ठीक है। तो उसके लिए मैं एक लिस्ट बनाऊंगा। अब मैंने एक लिस्ट बनाई है जिसमें मैंने एक प्रिपोजिशन को मेंशन किया है कि भाई इनका जो आम इस्तेमाल है वो कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि ये सारी चीज़ें आएंगी तो इन ही इस्तेमाल होगा, दूसरी चीज़ों में नहीं होगा। ये मैं आपको सिर्फ थोड़े से बेसिक फॉर्म्स में बता रहा हूँ। जैसे इन कहाँ पर इस्तेमाल होता है, पहले हम मंथ या ईयर या सीजन्स वगैरह की बात करें तो हम इस्तेमाल करते हैं इन। जैसे I was born in मार्च, मतलब मैं मार्च में पैदा हुआ था। अब ये मंथ है तो इसलिए हमने इन लगाया। कोई ईयर लिख सकते हैं, आई वेंट देयर इन 2021। अब ये ईयर हो गया। सीजन्स हो गए, आई या वी मीट इन विंटर, हम लोग विंटर में ही मिलते हैं। तो ये कुछ आम यूज़ है। उसके बाद टाइम ऑफ द डे, सर्टेन टाइम्स है, जैसे हम कहते हैं इन द इवनिंग, तो वहाँ वहाँ पर हम इवनिंग में इन द लगाते हैं। उसके बाद हम इन द ग्राउंड लगाते हैं, या इन द जो है वो मॉर्निंग हो गया, या इस तरह से बहुत सारे और भी वेरिएशन होते हैं। अब देखें यहाँ पर हमने इन द इवनिंग और इन द मॉर्निंग तो लगाया है, लेकिन नाइट की बात आ जाएगी तो फिर हम इन नहीं लगाएंगे। वहां पर क्या लगाएं वो आपको बाद में बताते हैं। अब ये है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पे, डिवीजन या कंट्री लेवल पे कोई भी प्लेस आ जाए तो हम इन लगाते हैं। जैसे आई लिव इन कराची, मैं कराची में रहता हूँ। अब कराची एक डिवीजन है, बड़ा शहर है। ठीक है। या वी लिव इन पाकिस्तान, ये कंट्री है, हम पाकिस्तान में रहते हैं। या फिर इस तरह से हम किसी भी, वी आर इन सिंध, हम सिंध के प्रोविंस में हैं या स्टेट में हैं। तो यहाँ पर भी मैंने इन लगाया है। ठीक है। उसके बाद आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम है, जैसे हम कहते हैं कि भाई ही विल कम, वो आएगा। कब आएगा? इन 2 days टाइम, 2 दिन के टाइम मतलब ड्यूरेशन में वो आएगा। या फिर इन 2 hours। ठीक है। तो इस तरह से हम ये यूज करते हैं। लेकिन
फिर भी मैं आपको ये बता दूं कि ये जो मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूँ ये सिर्फ बेसिक्स हैं, और एडवांस में हम ऐसे नहीं बोल सकते कि भाई इन हमेशा ये कंट्रीज या इस तरह से हम हमेशा सेम ही यूज़ करते हैं। वहाँ पर अगर वेरिएशन चेंज होगी तो वहाँ पर सिचुएशन चेंज होगी तो वेरिएशन ऑटोमेटिकली हम अकॉर्डिंग टू इंग्लिश चेंज कर लेंगे। अब दूसरी प्रपोजिशन हमने जो लिखी है जिसका बेसिक हम सीखेंगे कि भाई वहाँ पर हम प्लेसेस के हिसाब से या टाइमिंग्स के हिसाब से या पोजीशन के हिसाब से किस तरह यूज़ करते हैं, वो है एट। अब पहले पहले अभी मैंने आपको बताया था कि इन हमेशा डिस्ट्रिक्ट लेवल से ऊपर की जो चीज़ें हैं वहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उससे नीचे आ जाएगा जैसे विलेज है, ये टाउन है, तो वहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, वहाँ पर हम एट इस्तेमाल करेंगे। जैसे आई लिव एट, अब कोई भी विलेज हो सकता है, कोई भी नाम आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं, तो विलेज में कभी भी इन नहीं लगता, या टाउन वगैरह में हो, ठीक है। क्लॉक टाइम जब भी आएगा जैसे कम एट 5 o'clock, ठीक है, 5 बजे आ जाना या 6:30 बजे आ जाना, कभी भी वॉल क्लॉक का टाइम 1 2 3 4 5 जो भी है तो वहाँ पर हम 8 लगाएंगे। अब मैंने आपको बताया था कि सर्टेन टाइम ऑफ द डे है, जैसे इन द इवनिंग और इन द मॉर्निंग के लिए तो हमने इन लगा दिया, लेकिन अगर नून नाइट या मिड नाइट आएगा तो हम 8 लगाएंगे। जैसे ही वर्क्स एट नून, वो नून यानी कि दोपहर 12 बजे काम करता है, या ही वर्क्स एट नाइट, वो रात के टाइम काम करता है, तो वहां पर हम इन नाइट कभी भी नहीं लगा सकते। हाँ, इन कुछ सिचुएशंस में नाइट के साथ लगती है, वो आगे चल के एडवांस में पढ़ेंगे। जैसे ही केम एट मिडनाइट, वो आधी रात को मेरे पास आया या कहीं पे भी आया, ठीक है, तो वहां पर हम 8 लगा देंगे। उसके बाद मील टाइमिंग जो होते हैं, जैसे ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, सफर हो गया, जो भी हो गया, तो वहां पर भी हम 8 लगाते हैं। जैसे माय फैमिली गैदर्स एट लंच टाइम, ठीक है, लंच पे हमारी फैमिली जो है एक साथ साथ होती है, ठीक है। आई विल कम टू यू, मैं आपके पास आऊँगा एट सपर टाइम, ठीक है, रात के टाइम में जब खाना रात का होगा तो वहाँ पर मैं 8 लगाए। उसके बाद एज जो है, वो अपनी एज वगैरह बताने के लिए, जैसे एट द एज ऑफ 17 ही वेंट अब्रॉड, ठीक है, वो 17 साल की उम्र में जो है वो बाहर चला गया। तो एज वगैरह के साथ या उम्र वगैरह बताने के लिए हम लोग ये 8 इस्तेमाल करते हैं। ये सिर्फ बेसिक फॉर्म्स हैं 8 के, आप देख लें, और उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोपोजिशन के बेसिक फॉर्म की तरफ चलते हैं। अब ये दूसरी लिस्ट है 8 की, और यहाँ पर मैंने लिखा है लोकेटेड एट ए स्पेसिफिक प्लेस, कोई पॉइंट हो तो वहाँ पर आप जो है वो 8 इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे 8 लाइब्रेरी, वो लाइब्रेरी में है, लाइब्रेरी, अब देखिए मैंने एट लाइब्रेरी कहा, वो लाइब्रेरी में है, उर्दू में फिर भी ये मैच नहीं हो रहा, तो ये मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूँ कि भाई कोई भी चीज़ आपकी मैच नहीं हो सकती। या एट द सेंटर, ठीक है, किसी भी सेंटर पे मौजूद है, एट द अकेडमी, कहीं कहीं पे भी वो मौजूद है, कोई स्पेसिफिक प्लेस है, ठीक है। उसके बाद सर्टेन इवेंट्स पे हैं, जैसे हम कहते हैं भाई एट द कॉन्सर्ट, ठीक है, कोई म्यूजिकल फंक्शन है वहां पर हो गया, या फिर एट द पार्टी है, ठीक है, इस तरह से हम ये भी यूज करते हैं। प्लेस वेयर यू डू समथिंग स्पेसिफिक, अब स्पेसिफिक का क्या मतलब है, कहीं पे भी हम कोई खास या मखसूस कोई चीज करने जाएं, जैसे ही इज एट स्कूल, तो एट स्कूल का क्या मतलब कि वो पढ़ने जाता है, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि भाई आई एम एट वर्क, मैं काम पर हूँ, मतलब ऑफिस में हूँ। शी इज एट स्टडी, वो स्टडी पे है, मतलब स्टडी कर रही है, मतलब वो अपना मखसूस एक जो रूटीन वाइज काम है वो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी हमारे एट के कुछ बेसिक यूसेस हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं।
अब ये भी बेसिक है, जब टाइम वगैरह की बात करते हैं तो ऑन इस्तेमाल करते हैं। ऑन कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं? डेज ऑफ द वीक, जैसे सैटरडे संडे मंडे हो गया तो वहाँ पर हम ऑन करेंगे। जैसे आई वेंट देयर, मैं वहाँ पर गया था। कब गया था? ऑन सैटरडे, मैं सैटरडे को गया था। तो जब भी डेज आएंगे तो कम कम ऑन संडे, आप संडे को आ जाएं। इस तरह से हम ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन थर्सडे, फ्राइडे जो भी है तो वहाँ पर हम ऑन इस्तेमाल करते हैं। ये भी बहुत इजी था, और नेक्स्ट जो अभी आने वाला है वो भी बहुत इजी होगा। अब ये दूसरी लिस्ट है ऑन की, और उसमें हमने लिखा है कि बीइंग ऑन सरफेस, किसी भी सतह पर कोई चीज़ आपकी मौजूद है। जैसे मैं कहूँ कि भाई ये मेरा हाथ है, उसके ऊपर पेन रखा हुआ है, तो दिस इज ऑन द हैंड, ठीक है। या टेबल पे आपने रख दिया, कोई भी चीज़ आपने कोई सतह पे रख दी, उसमें इनक्लोज नहीं हो, मतलब उनके अंदर वो चीज़ अभी तक नहीं गई हो, ठीक है। जैसे पुट इट ऑन द टेबल, ठीक है। कोई भी चीज़ है वो टेबल के ऊपर रख दें, पुट इट ऑन द टेबल, ठीक है। तो ही इज ऑन द रूफ, ठीक है। वो किसी रूफ पे है, छत पर है, तो वो किसी सत्ता पर खड़ा हुआ है या बैठा हुआ है। फॉर अ फ्लोर ऑफ बिल्डिंग, मतलब जो हमारी स्टोरीज होती है ना कि बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर या जो भी है, तो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं ही लिव्स ऑन द सेकंड फ्लोर, वो सेकंड फ्लोर पर रहता है। तो यहाँ पर भी हम ये ऑन इस्तेमाल करेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए कोई भी चीज़ हम मेंशन करें, जैसे ऑन बस, ऑन कोच, किसी भी चीज़ पे हम बैठे हुए हैं तो वहाँ पर भी हम ऑन इस्तेमाल करेंगे। टेलीविज़न और रेडियो पे कोई चीज़ है तो ड्रामा, द ड्रामा इज़ ऑन द टेलीविज़न, ठीक है। या रेडियो पे कोई भी प्रोग्राम आप सुनना चाहें तो ऑन होगा। आई लिसन टू द प्रोग्राम, अब प्रोग्राम की स्पेलिंग जो है वो अमेरिकन और ब्रिटिश थोड़ी सी डिफरेंट है, उसका कोई मसला नहीं है। ऑन रेडियो, मैंने रेडियो पे प्रोग्राम सुना। तो ये हैं हमारे कुछ बेसिक यूसेस ऑफ पोजीशन एंड टाइम, या इस तरह से जो भी प्लेसेस वगैरह है। तो ये तो आपको पता चल जाएगा कि भाई कौन सी प्लेस पे कौन सा जो है ऑब्जेक्ट या कोई शख्स खड़ा हुआ है, बैठा हुआ है। जैसे मैं कहूँ कि भाई मैं अभी, ये बोर्ड जो आपको नज़र आ रहा है ये कहाँ है, ये जो है मेरे बिहाइंड है, ठीक है। तो मैं मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें लिख लूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि प्लेस वगैरह को मेंशन हम किस तरह कर सकते हैं और किस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कोई भी चीज़ जो कहीं पे भी मौजूद हो, ठीक है। अभी जो आप देख रहे हैं कि भाई ये जो बोर्ड है मेरे क्या है, बोर्ड इज बिहाइंड मी, मतलब वो मेरे पीछे है, उसकी पोजीशन क्या है, मेरे पीछे, ठीक है। जब आप देख रहे हैं इस बोर्ड को तो ये आपके सामने है, तो यहाँ पर हमारी पोजीशन चेंज हो जाएगी। द बोर्ड इज इन फ्रंट ऑफ यू, आपके सामने है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर साइड में खड़ा हो जाता हूँ तो ये बोर्ड अभी दिस साइड हो गया, मतलब कह सकते हैं द बोर्ड इज बिसाइड मी, ठीक है। या फिर थोड़ा सा मैं दूर होके खड़ा हो जाऊं तो वहां पर हम कह सकते हैं द बोर्ड इज नियर मी, बोर्ड मेरे नज़दीक है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आपको सेंसेस के हवाले से, पोजीशन के हवाले से, टाइम के हवाले से समझ में आती जाएंगी जब आप ये इसको इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। और इस्तेमाल हम भी आपको करवाएंगे बाय द वर्कशीट्स, ठीक है। हम बोर्ड पे लिखेंगे क्योंकि प्रोपोजिशन ऐसा मरहला है कि इसको समझने में काफ़ी जो है वो डिफ़िकल्टी महसूस होती है। अब इसका जो डिफ़िकल्ट पार्ट है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो नहीं कहना चाहिए, थोड़ा सा मतलब मेमोराइजेशन के हिसाब से तो वो समझते हैं। अब दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि भाई इट लिंक्स द वर्ब, कोई भी लिंक करता है
और रिलेट करता है, रिलेशन दिखाता है या कनेक्ट करता है वर्ब को, किसी भी एक्शन को या किसी भी इवेंट या स्टेट वगैरह को विथ समथिंग, किसी भी चीज से वो कनेक्ट होता है वर्ब। अब इसमें क्या पैटर्न हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि मखसूस वर्ड के साथ अंग्रेज कौन सी प्रिपोजिशन लगाते हैं और हमें वो एज इट इज याद करनी होगी। एक दो एग्जांपल मैं आपको समझाने के लिए लिख लेता हूँ। एक दफा फिर कह दूं कि भाई जो भी प्रिपोजिशन है उसको उर्दू में हम एज इट इज मेंशन या मैच नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम दो वर्ड्स लिखते हैं, ही ब्लेम्ड मी dash theft, he accused me dash theft। अब देखें दोनों की मीनिंग, अगर हम उर्दू में कहें कि भाई उसने मुझ पे चोरी का इल्ज़ाम लगाया, दोनों की मीनिंग में प्रिपोजिशन जो उर्दू में यूज़ हो रही है वो का है। लेकिन हम ये देखते हैं कि भाई ब्लेम के साथ कौन सी प्रिपोजिशन लगनी चाहिए और अक्यूज के साथ कौन सी लगनी चाहिए, ये हमें डिक्शनरी बताएगी और यानी कि अंग्रेज बताएंगे। ब्लेम्ड मी फॉर द थेफ्ट, अक्यूज मी ऑफ द थेफ्ट। अब दोनों का अगर मीनिंग किया जाए तो वो होगा का, मतलब उसने मुझ पे चोरी का इल्ज़ाम लगाया। दोनों की मीनिंग सेम है लेकिन इंग्लिश में हम अलग अलग से लिखते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि हर वर्ड के साथ कोई प्रिपोजिशन इंग्लिश में लगे। जैसे आई अराइव्ड एट कराची, मैं कराची पहुंचा। उसी सेंटेंस को हम एक और वर्ड में लिखते हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि भाई रीच के साथ हमने कोई भी प्रिपोजिशन नहीं लगाई और अराइव के साथ एट लगाया। क्यों लगाया? दोनों की मीनिंग सेम है, दोनों का सेंस सेम है। वो भी, मैं इधर भी कहा कराची पहुंचा, यहाँ पर भी कराची पहुंचा, लेकिन अराइव के साथ अंग्रेज एट लगाते हैं, रीच के साथ कोई भी प्रिपोजिशन नहीं लगाते, तो हमें भी नहीं लगानी चाहिए, ठीक है। या फिर इसको और ज़्यादा हम उसमें करते हैं, जो है वो सिंप्लीफाई। ही डिस्कस्ड द मैटर या इशू, कोई किसी भी मसले को उसने क्या किया, डिस्कस किया। अब हम उर्दू में अगर देखेंगे तो हम इसको ट्रांसलेट अगर करेंगे तो उसमें मीनिंग बनेगी कि भाई उसने मसले के बारे में डिस्कस किया। लेकिन यहाँ पर देखिए कि भाई बारे में हमें बताया गया है कि भाई अबाउट है, लेकिन हमने अबाउट नहीं लगाया क्योंकि डिस्कस जो है वो अबाउट कभी भी नहीं लेता। और ये हमारे यहाँ उमूमन मिस्टेकन होता है कि भाई डिस्कस अबाउट द मैटर, डिस्कस अबाउट समथिंग, ठीक है। तो डिस्कस कोई भी प्रपोजिशन नहीं लेता, लेकिन इसमें अबाउट ऑलरेडी मौजूद होता है, जैसे हम उर्दू में बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से हम अबाउट की मीनिंग आपको बताई गई है कि भाई ये बारे में होता है। लेकिन यहाँ पर मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, ही वेंडर्ड, वो घूमा फिरा, या इवन ही वेंट अबाउट द सिटी। अब देखिए यहाँ पर मैंने अबाउट इस्तेमाल किया है, लेकिन इसका मीनिंग बारे में नहीं है। ही वेंटेड अबाउट द सिटी या ही वेंट अबाउट द सिटी मतलब वो शहर में घूमा फिरा। अब देखें अबाउट और में कितना फर्क है। तो प्रिपोजिशन इस तरह से ही मैच होती है, इस तरह से मतलब मैच नहीं करनी चाहिए। जैसे ही इज अफ्रेड ऑफ द डॉग्स, वो कुत्तों से डरता है। ही इज fearful from the dog, वो कुत्तों से डरता है। दोनों की मीनिंग उर्दू में सेम निकल रही है, लेकिन वहाँ पर प्रिपोजिशन ऑफ इस्तेमाल हो रही है, वहाँ पर प्रिपोजिशन फ्रॉम हो रही है। लेकिन उर्दू में हम कहते हैं कि भाई वो कुत्तों से डरता है, से यहाँ पर भी से है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि कोई भी चीज़ जो प्रिपोजिशन के हवाले से आपकी तरफ आ रही है तो वो कभी भी अपनी नेटिव लैंग्वेज से पहले तो मैच ना करें। और इसको कैसे करेंगे, इसको पहले जब आप डिक्शनरी में या किसी भी वर्ड से मिलेंगे तो पहले पहले उसका प्रोनाउंसिएशन और उसके बाद देखेंगे कि उसके साथ प्रिपोजिशन लगाई जा रही है या नहीं लगाई जा रही।
अगर लगाई जा रही है तो कौन सी लगाई जा रही है, वैसे ही हम इस्तेमाल करेंगे। अब क्या होता है ये आपको मेरे ख्याल से समझ में आया। लास्ट पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद हम आगे चलते हैं या वीडियो को एंड करते हैं। जैसे लुक है, ये मैं एग्जांपल हमेशा स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ ताकि उनको समझ में आ जाए कि प्रपोजिशन का इस्तेमाल किस तरह से और कैसे करना चाहिए। अब लुक, अगर आपको कोई बोलेगा कि भाई लुक का क्या मतलब है, तो आप बोलेंगे कि देखना। ऐसा नहीं है, लुक की बहुत सारी मीनिंग्स है, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि लुक के साथ अगर एट लगता है तो फिर हम कहते हैं कि भाई इसकी मीनिंग है टू सी वॉच, जो भी है, ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ आप देख रहे हो। लुक के साथ अगर हम प्रीपोजिशन चेंज कर लेते हैं यानी अंग्रेज चेंज करते हैं तो उसकी मीनिंग चेंज हो जाती है। अब ये नहीं है कि लुक फॉर मी मतलब देखना किसी के लिए, ऐसा नहीं होता। वर्ड मीनिंग को नहीं जाएंगे, इसका मतलब होगा टू सर्च, मतलब तलाश करना। लुक फॉर, ये तो हमने लिखा। लुक आफ्टर, अब आफ्टर की मीनिंग आपको क्या बताई जा रही है? अमूमन हम कहते हैं कि भाई बाद में, लेकिन ये नहीं है कि देखो बाद में, ठीक है, इसका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। लुक आफ्टर मीन्स टू केयर, किसी की परवाह करना, केयर करना, जो भी है। लुक इनटू, अब लुक इनटू मतलब किसी के अंदर नहीं झांकना, ये होता है एग्जामिन करना, किसी को चेक करना, चेकअप वगैरह जो भी जिस तरह हम करते हैं वैसे, ठीक है। अब ये देखें, दो प्रीपोजिशन मैंने आपको बताया था कि वर्ड होगा या ग्रुप ऑफ वर्ड होगा। लुक डाउन अपॉन, अब लुक मतलब वैसे तो आप कहते हैं कि भाई देखो नीचे ऊपर, ऐसे नहीं होगा, इसका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। मतलब टू ट्रीट समबडी बैडली, ठीक है, किसी भी शख्स को या किसी भी चीज को आप हकारत से ट्रीट करो, नफरत से ट्रीट करो, तो वो हो जाएगा लुक डाउन अपॉन। अब हमें देखना ये होता है कि भाई किस वर्ड को लेके कौन सी प्रपोजिशन चलती है और उसके बाद उसकी मीनिंग क्या निकलती है। यानी एक ही वर्ड आपने लुक इस्तेमाल किया, लेकिन अलग अलग प्रपोजिशन के साथ उसकी अलग अलग मीनिंग निकली और उनका अलग अलग इस्तेमाल निकला। तो इस तरह से आपने प्रपोजिशन को रिमेंबर करना है, मेमोराइज करना है, आपको याद करनी होगी, ठीक है। इसका कोई रूल नहीं है कि मैं आपको बता दूं कि लुक के साथ यही आएगा, बहुत सारे और भी आते हैं वैसे, ठीक है। तो ये आपका प्रीपोजिशन हो गया, और प्रीपोजिशन को हम बाय द टाइम डिटेल में भी एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन ये बेसिक लेक्चर्स हमारे पूरे हो जाएं उसके बाद हम इनकी तरफ आएंगे और आपको थोड़ा सा एडवांस टेक्निक्स भी बताएंगे, ठीक है जी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह कंजक्शन को डिफाइन करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और जहाँ भी रहिए खुश रहिए, सी।